क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन में कहता है वी आई ग्राफ फॉर अ गुड कंडक्टर मेक्स एन एंगल 40 डिग्री विद वी एक्सिस। देखो ये है आपका वी आई ग्राफ, जिसमें एंगल 40 डिग्री बनना है वी के साथ। Here V denotes voltage and current, I denotes current। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी वॉट। तो पहले तो हम देखते हैं कि इस ग्राफ से स्लोप क्या आएगा। स्लोप ऑफ ग्राफ होता है tan थीटा और y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो यहाँ पे आ गया tan 40 इज इक्वल्स टू I बाय वी। हमें निकालना है R। R होता है V बाय I विच इज इक्वल्स टू 1/10/40 और 1/10/40 का मतलब है cot 40। तो यहाँ पर R होना चाहिए आपका cot 40। डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। रेजिस्टेंस दी है 2.1 ओम एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपका T1 हो गया टेम्परेचर। और R2 है 2.7 ओम 100 डिग्री सेल्सियस पे। डिटरमाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट डिटरमाइन करो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो आर टी हम ले रहे हैं आपका R2, आर नॉट ले रहे हैं R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब ज़रा वैल्यू देखो, R2 दे रखा है 2.7, R1 दे रखा है 2.1, 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 27.5। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2.7 माइनस 2.1। अगर इसका ब्रैकेट खोल दे तो डिवाइडेड बाय 2.1 100 माइनस 27.5। इसको सॉल्व करना, अल्फा आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखो क्या कहता है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड अनडोप्ड सिलिकॉन in the temperature range 300 to 400 Kelvin, ठीक है, is the best description of linear increase of copper, linear increase for silicon। दूसरा linear increase for copper, exponential increase for silicon, linear increase for copper, exponential decrease for silicon। और चौथा ऑप्शन है लीनियर डिक्रीज फॉर कॉपर और लीनियर डिक्रीज फॉर सिलिकॉन। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कॉपर कौन है। कॉपर है मेटल और सिलिकॉन कौन है। सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर। अब जरा ध्यान दो, मेटल आपका कंडक्टर होता है, ठीक। और अगर मैं बात करूं आपसे कंडक्टर की, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए फॉर कंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज लीनियरली।
ठीक है। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो फॉर सेमीकंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज, वो भी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दो। एक तो हमें पता चल गया कि कॉपर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। इसका कोई फॉर्मूला है? अभी जो पीछे किया हमने वो इसी का फॉर्मूला है, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता सेमीकंडक्टर के साथ। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटती है, तो ऑप्शन सी बनता है इसका। इस पार्ट में देखते हैं, इफ चार्जेस मूव विदाउट कोलिजन थ्रू द कंडक्टर देयर काइनेटिक एनर्जी वुड ऑल्सो चेंज सो दैट द टोटल एनर्जी इज, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, अनचेंज्ड। आंसर होना चाहिए टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। इस बात का ध्यान रखो, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी चेंज हो रही है तो उसी के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज दिस, एट 500 डिग्री सेल्सियस इज दिस। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस इज दिस। पहले आपके पास यहाँ पर अल्फा नहीं है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, उसके बारे में बात करूँ। सबसे पहले आपके फॉर्मूला लिखो, आर नॉट इज इक्वल्स टू आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। ठीक, अब इसके अंदर ये फॉर्मूला लगा दो। आर टी के लिए हम वैल्यू ले रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस के लिए रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम। ठीक है, आर नॉट को हम ऐसे छोड़ देते हैं, 1 + अल्फा। ऊपर और कोई टेम्परेचर नहीं है, पहले अल्फा ही निकाल लेते हैं। देखो देखो, इस इक्वेशन में आर टी ले रहे हैं हम 60 और उसका टेम्परेचर ले रहे हैं 500 डिग्री सेल्सियस। एक बात। दूसरी बात, आर नॉट ले रहे हैं 20 और उसका टेम्परेचर ले रहे हैं T1 20 डिग्री सेल्सियस। अब वैल्यू पुट करनी चालू करो। आर टी की जगह पे रखा हमने 60 ओम, आर नॉट की जगह पे रखा 20 ओम, 1 + अल्फा T2 - T1 500 - 20। इससे हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी, इसको पकड़ो। फिर उसके बाद उसने एक और टेम्परेचर दिया, मैं उसको आर टी डैश बना रहा हूँ, वो 25। इसका टेम्परेचर मांगा है, ये जो आर टी डैश है इसका टेम्परेचर नहीं है, सिर्फ इसकी रेजिस्टेंस दी है, इसके टेम्परेचर टी डैश को ढूंढना है। तो अब मैं फिर से आर नॉट वही ले रहा हूँ 20 ओम और इसके लिए टेम्परेचर वही ले रहा हूँ 20 डिग्री सेल्सियस। अल्फा मुझे ऊपर से मिल गया, तो फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, आर टी यानी कि 25 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 + अल्फा, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, मल्टीप्लाई में T2 - T1। अब T2 क्या है, T डैश, माइनस T1 क्या है, वो है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब अल्फा हमारे पास है, T डैश रह गया, T डैश की वैल्यू आ जाएगी। चेक करो इस क्वेश्चन को, आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस हैज अ कलर कोड ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, सिल्वर। अच्छा देखो, ये रजिस्टर होता है आपका कलर कोड रजिस्टर में, इसमें 3 कलर जो होते हैं आपके वो काम करते हैं वैल्यू बताने का, और चौथा कलर टॉलरेंस का। ठीक है, अब पहला कलर है ग्रीन,
दूसरा है ब्लू, तीसरा है ब्राउन और चौथा है टॉलरेंस का सिल्वर। तो यहाँ पर आता है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइट। इससे याद रखना आपको। पहला बी है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और फाइनली वाइट। ठीक है, तो पहला कलर ग्रीन था, पहला कलर होता है नंबर। दूसरा कलर ब्लू था, वो भी एक नंबर है, ये नंबर, ये नंबर। और जो तीसरा होता है वो होता है पावर ऑफ 10। ठीक है, ब्राउन वो है 1। टॉलरेंस, ठीक है, तो सिल्वर के लिए जो टॉलरेंस होती है वो होती है 10%, गोल्ड के लिए 5% और नन के लिए 20%। गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% और नन के लिए 20%। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आती है ये 560 10%। सी आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन था आपका 38। क्वेश्चन नंबर 39। corresponding to resistance 4.7 into 10 की पावर 6 ओम। ठीक है, कलर बताओ। अब उल्टा पूछ रहा है वो, 4 का कलर बताओ, ठीक है, 7 का कलर बताओ, 10 की पावर 5। वो साइंटिफिक नोटेशन में था, मैंने उसको नॉर्मल नंबर में लिख दिया। ठीक है, 4 किसके लिए था, 7 किसके लिए था और 5 किसके लिए था, देखते हैं। 4 था आपका येलो के लिए, 7 था आपका वॉयलेट के लिए और 5 था ग्रीन के लिए। येलो, वॉयलेट, ग्रीन और 5% होता है गोल्ड के लिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक, तो येलो के बाद वॉयलेट, ग्रीन, गोल्ड, ये है आपका बी ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं 40th क्वेश्चन में। अ वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट is supplied across a color code carbon register with first, second and third ring of blue, black, yellow। ठीक है, what is the current flowing through the। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या किया है, यहाँ पर उसके कलर दे दिए हैं ब्लू, ब्लैक और येलो। ठीक, ब्लू, ब्लैक, येलो को देखते हैं, इसी को उठा के ले चलते हैं वहाँ पे। ब्लू आता है 6 पे, ब्लैक आता है आपका फर्स्ट यानी कि 0 और येलो 4। ये आपकी रेजिस्टेंस है, V आपका दिया है तो करंट आ जाएगा V/R। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सी आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41। The current I and voltage V graph for a given metallic wire at two different temperature T1 and T2 are shown in figure. It is concluded that। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर आपको दिया क्या है, टेम्परेचर का रिलेशन।
लेकिन यहाँ पे एक वी आई ग्राफ दिया है। वी आई ग्राफ में आपको समझना होगा कि आपको स्लोप दिया है, और स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या होता है। देखो, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ होता है वाई एक्सिस यानी कि आई बाय वी। ठीक है, अब आई बाय वी किसका ज़्यादा आ रहा है। देखो, ये तो जाहिर सी बात है, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है। अच्छा, अब आई बाय वी क्या होता है, 1/r। तो यहाँ पर जो r है वो इन्वर्स ऑफ स्लोप है। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ T1 का स्लोप कम है T2 के स्लोप से। ठीक, स्लोप की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इसका स्लोप कम है तो T1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और अगर T1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। ये इक्वेशन लगनी चाहिए, T1 बड़ा होना चाहिए T2 से। इस चीज़ को चेक करते हैं। हाँ, ऑप्शन है T1 बड़ा है T2 से। ए इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, हमने किस पे ध्यान दिया, हमने ध्यान दिया स्लोप पे। स्लोप किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस से। आओ चाहो तो उसको यहाँ पर हम एक नोट बना लेते हैं। वी आई ग्राफ में स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बात लगेगी यहाँ पे। लेकिन अगर कोई वी आई ग्राफ को उल्टा कर दे, यानी कि वी को वाई एक्सिस पे ले ले, आई को एक्स एक्सिस पे ले ले, तो सारी बातें उल्टी हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, स्ट्रेच की गई है, बात को ध्यान दो। लेंथ को डबल किया गया तो एरिया हाफ हो गया, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी। अब ये कहाँ से फॉर्मूला आया, आपको मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया भी था कि ये n स्क्वायर हो जाता है। अगर लेंथ बढ़ाई गई है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ाया गया होता तो रेजिस्टेंस घटता। वो तो लेंथ और एरिया का रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ, लेंथ का डायरेक्ट, एरिया का इनवर्स, उस हिसाब से चलता है। लेकिन चलेगा कैसे, स्क्वायर के हिसाब से। और यहीं कहीं अगर बात की गई होती रेडियस और डायामीटर की तो वो चलता है पावर 4 के हिसाब से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द सेफेस्ट वोल्टेज यू कैन पुट अक्रॉस अ 98 ओम, ठीक है, और 0.5 वॉट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉट का क्या फॉर्मूला है, वॉट का किसके साथ क्या रिलेशन है, और वॉट है किसकी यूनिट, वर्क डन की। ठीक है, देखो तो इस वॉट पे ध्यान देते हैं पहले तो। वॉट यूनिट है पावर की। अब पावर पे ध्यान देते हैं, पावर के सारे फॉर्मूले देख लेते हैं। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन क्या होता है, V इंटू क्यू। ठीक है, V ठीक है, Q अपॉन में टाइम क्या बन जाएगा आपका, करंट I। तो पावर का फॉर्मूला आ गया VI। आगे देखते हैं, पावर का एक फॉर्मूला तो है VI। अगर V की जगह पर मैं रख दूं IR, तो पावर का नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I²R। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया आपका। अच्छा, पावर था VI, I की जगह पर V/R रख दिए तो पावर का तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा V²/R। यहाँ I²R, P इक्वल्स टू I²R, V²/R, और P इक्वल्स टू IV, और एक ये फॉर्मूला भी है वर्क डन बाय टाइम। जो भी चाहिए हो वो लगा देंगे। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। व्हाट इज द सेफेस्ट वोल्टेज फॉर वोल्टेज यू कैन पुट अक्रॉस अ 98 ओम 0.5 वॉट रजिस्टर। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पावर दी है, वोल्टेज पूछा है,
और रेजिस्टेंस दिया। ठीक है, तो आप कह सकते हो V इक्वल्स टू अंडर रूट पी आर। ठीक है, अब वैल्यू क्या क्या दी है, 0.5 वॉट, रेजिस्टेंस मेरे को देखना पड़ेगा, 98 ओम। ठीक है, अब 98 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, साफ साफ दिखाई दे रहा है 49 आता है, आधा हो जाएगा, और 49 का अंडर रूट हम निकाल सकते हैं। और तुम कहते हो कि भैया आखिरी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। 7 वोल्ट आ गया आंसर, देखा। आगे चलते हैं, जितनी भी आसान कैलकुलेशन होती है वो मैं खुद करता हूँ, जिससे बच्चों को टाइम ना लगे। An electric bulb is marked 100 watt to 30 volt. To 30 volt. If supply voltage drop to 115, अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाए 115, ठीक है, what is the heat and light energy produced by the bulb in 20 minutes? अच्छा, टाइम भी दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो। इस क्वेश्चन में हमारे पास 100 वॉट का बल्ब है, ठीक है, और एनर्जी मांग रहा है। अब एनर्जी को कैसे निकाले, पावर को आप लिख सकते हो वर्क अपॉन में टाइम, वर्क एज इट इज। अच्छा, वर्क को एनर्जी लिख दो, एनर्जी अपॉन में टाइम, तो एनर्जी क्या बन जाएगा, पावर इनटू टाइम। एक तो ये फॉर्मूला बना मेरे पास। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है आपकी क्या क्या गिवन है। मुझे गिवन है पावर, ठीक है, टाइम, इससे तो मैं सीधा एनर्जी निकाल लूंगा, पावर ऑफ टाइम, पावर और टाइम से तो सीधा। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी आ सकती है पावर मल्टीप्लाई में टाइम, ये आपकी टोटल एनर्जी आएगी। ठीक है, उसने मुझसे कहा है कि व्हाट इज द हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस बाय द बल्ब। ठीक है, अभी ऊपर लिखा है वोल्टेज सप्लाई में वो वोल्टेज ड्रॉप किया है 115 वॉट तक। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी का एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, हम एनर्जी को निकाल सकते हैं V स्क्वायर R बाय टी से। ठीक है, एनर्जी बोल लो इसको, हीट बोल लो इसको, या वर्क डन बोल लो, एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ पर R नहीं है हमारे पास, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए भी थोड़ी देर पहले पीछे फॉर्मूला बताया था मैंने आपको पावर का, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय P। ज़रा ध्यान दो क्या क्या चीज़ें आ गई हमारे पास। आगे देखो, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, V कितना है 115, पावर कितना है 100। एक मिनट रुको, हम रेजिस्टेंस तो टोटल की निकालेंगे ना, ड्रॉप की नहीं, 230 100, और ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितनी आएगी, 23 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 23 का स्क्वायर कितना आएगा, 23 23 9, 3 3 9, ठीक है, 40 और 6 52, और ये आएगा 2 जीरो, इसकी नीचे वाले से कट जाएगा, तो 529 आ रहा है आपका रेजिस्टेंस। और वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो आएगा, जिससे एनर्जी बननी है, वो है 115। और टाइम है हमारे पास 20 इंटू 60। मेरी बात सुनो, यहाँ पे दो चीज़ें देखी हमने, देखो, एक तो रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है,
रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैंने पोटेंशियल कौन सा लिया है, फुल। अब ये एक बल्ब है, ठीक है, इसके ऊपर मार्किंग हुई हुई है, 100 वॉट का बल्ब है, 240 वोल्ट के लिए। तो ये इसकी रेजिस्टेंस जो होगी, इस कांस्टेंट चीज़ की रेजिस्टेंस, वो 100 और 240 से ही निकाली जाएगी। मैं 240 का स्क्वायर कर दूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। वो बल्ब की कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं बदलती। आप ये बात समझ लीजिए, रेजिस्टेंस मटेरियल की है, मटेरियल थोड़ी बदल जाएगा। लेकिन जब मैं एनर्जी निकाल रहा हूँ, उसके एनर्जी की बात करूंगा, तो मैं बात करूंगा उस पोटेंशियल ड्रॉप की जहां तक वो ड्रॉप हुआ है, यानी कि 115 वॉट। ठीक है, इसी अगर वोल्टेज को मैं कम बढ़ती करता हूं तो मुझे पता चलता है कि इस बल्ब की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, इसी को हम आगे जाके एफिशिएंसी का भी नाम देते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये, 44। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो 44 क्वेश्चन में क्या चीज़ ध्यान रखनी थी, एक रेजिस्टेंस की, कि जब रेजिस्टेंस निकाले तो जो बल्ब के ऊपर मार्क्ड हो उस वाले वोल्टेज का इस्तेमाल, और जब एनर्जी निकाले तो कौन से वोल्टेज का इस्तेमाल करें, जो ड्रॉप होके मिला हो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग पर सेकेंड थ्रू अ फिलामेंट ऑफ अ लैम्प ऑफ 100 वॉट ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट। अच्छा, वो मांग क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, करंट। ठीक है, हमसे मांग क्या रहा है, ये करंट। और हमें दिया क्या है, हमें पावर दी है 100 वॉट की, और क्या दिया है, हमें पोटेंशियल दिया है 200 वोल्ट का। पावर का एक फॉर्मूला होता है वी आई, तो आई यहाँ से क्या आ जाएगा, पी बाई वी। क्वेश्चन खत्म। आगे चलते हैं, टू सिटीज आर 150 किलोमीटर अपार्ट। क्वेश्चन नंबर 46। टू सिटीज आर 150 किलोमीटर अपार्ट, डिस्टेंस दिया है और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू अ कॉपर वायर। द फॉलन पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। अच्छा, जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 8 वोल्ट है, और एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर 0.5। ठीक है, तो पावर का लॉस निकालो। पोटेंशियल है 8 वोल्ट पर किलोमीटर, और रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर किलोमीटर। ठीक है, और मांग क्या रहा है हमसे, पावर लॉस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा करंट आ जाएगा 100 बाय 200। ठीक है, 0.5 एम्पेयर। 1 सेकेंड की बात हुई है, तो चार्ज क्या होगा हमारा, चार्ज होगा करंट इनटू टाइम, यानी कि 0.5 एम्पेयर, और टाइम कितना है, टाइम दिया है हमें 1 सेकेंड। अच्छा, मांगे क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग पर सेकेंड। एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई। ठीक, Q इज इक्वल्स टू एन ई में n कितना होता है, Q बाय ई। Q कितना है 0.5 कूलम, और E कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग पर सेकेंड थ्रू अ फिलामेंट ऑफ लैम्प आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखते क्या कहता है। कहता है एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग ऑन 50 वोल्ट डीसी सप्लाई। ठीक है, ड्रॉज अ करंट ऑफ 12 एम्पेयर। ठीक है, इफ द एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज 30%। अच्छा, ठीक है, तो V और I दिया, तो यहाँ से पावर आ जाएगी। पावर कितनी आएगी, 12×5 = 60, 600 वॉट।
ठीक है। और वो कह रहा है यहाँ पर एफिशिएंसी जो है आपकी मोटर की वो 30% है। इसका मतलब पावर का लॉस हो रहा है हीट में, बेकार के कामों में, वो 70% है। एफिशिएंसी हमारी 30%, तो पावर लॉस, अच्छा पावर लॉस को पावर डिसिपेशन भी बोलते हैं। पावर डिसिपेशन, इसकी स्पेलिंग देख लेना, गलत हो सकती है। वो कितना हो गया, 100 माइनस 30, यानी कि 70%। अब जरा इस बात पे ध्यान दो, पावर डिसिपेशन है इसका 70%, ठीक है। देन एस्टिमेट द रेजिस्टेंस ऑफ, ये आ गया रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग ऑफ मोटर, ये पावर डिसिपेशन में ही आएगा। जो पावर का लॉस हुआ है वो कितना है, आ जाओ। तो टोटल पावर डिसिपेशन, जो पावर का लॉस है वो है 70%। 70% ऑफ वॉट, 600 वॉट, ठीक है। ठीक है, तो 6 7 42 420 आ रहा है पावर लॉस के बाद। उसने मांगा क्या हमसे, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाए, पहले पावर का फॉर्मूला लगाओ, पावर लॉस के लिए I²R, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, P/I²। पावर है 420, करंट दिया 12 एम्पेयर। ठीक, कर लोगे इसको सॉल्व। सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो इसको लिखो 420, 12 को 12 से करेंगे 144, ठीक है। 14 दिखाई दे रहा है मेरे को, 14 के पहाड़े में 3 पे आता है 42, तो 3 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि नीचे 14.4 है, ठीक है। तो 3 के आसपास आना चाहिए यहाँ पर। 2.9 लेके चलते हैं, मैं देखता हूँ उसमें कोई ऐसा ऑप्शन है 2.9 उससे रिलेटेड, ये रहा, हो गया, ठीक है। अब देखो दिक्कत कब आती है, कैलकुलेशन पूरी कब करनी है, जब यहाँ ऑप्शन होते हैं 2.97, 2.98, 3.0, तब करनी पड़ती है। अगर इतनी दूर दूर हो आपके ऑप्शन तो आप राउंड ऑफ से काम चला सकते हो, आप परेशान मत हो इससे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ऑल द एजेस ऑफ अ ब्लॉक आर अनइक्वल, ठीक है, इट्स लॉन्गेस्ट एज इज ट्वाइस एज द शॉर्टेस्ट एज, ठीक है, ठीक है। देन रेशियो of the maximum and minimum resistance between the parallel faces is what। पहले तो ये बताओ कि एजेस होते कितने हैं, हमारे पास 3 ही होते हैं, है ना। हमारे पास एज कितने होते हैं किसी क्यूब के या किसी ब्लॉक के, 3। पहले ब्लॉक बना लेते हैं। वो कहता है एक ब्लॉक है जिसमें 3 एज है। अब इस ब्लॉक में 3 एज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक एज को मैंने मान लिया है x, और वो खुद कह रहा है इसमें जो लॉन्गेस्ट है वो ट्वाइस है शॉर्टेस्ट का, तो शॉर्टेस्ट है L और लॉन्गेस्ट है 2L, ठीक है। मेरा जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ये सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है, जो असलियत में होना चाहिए वो असिमेट्रिक होना चाहिए, खुद काम चला लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरीके की एज लेंथ हो गई, एक की x, एक की L और एक की 2L। वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो मैक्सिमम और मिनिमम होगी वो कैसे पता चलेगी। पहले आप ये समझ लो, अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम रखनी है तो वो लेंथ मैक्सिमम वाली यानी कि जो लॉन्गेस्ट है वो लेंथ की फॉर्म में आना चाहिए वो, ठीक है। तो रो एल, एल क्या है, ट्वाइस ऑफ एल बाय ए, और एरिया में क्या बचेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बची हुई 2 लेंथ है, और वो बची हुई 2 लेंथ क्या है, एक्स और एल। और आर मिनिमम निकालो तो आर मिनिमम आएगा रो एल। अब ये सबसे छोटी लेंथ है, ये शॉर्टेस्ट है,
ये लॉन्गेस्ट है, ये कुछ भी, मतलब इसका कुछ गिवन तो है नहीं क्वेश्चन में। तो शॉर्टेस्ट वाली को जब मैं बनाऊंगा तो लेंथ तो मिनिमम आएगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, एरिया में वो लॉन्गेस्ट आ गई है, तो यहाँ पर इन्वर्स में लॉन्गेस्ट है और डायरेक्ट में शॉर्टेस्ट है, तो रेजिस्टेंस कम से कम होगी। तो इसका होगा रो एल बाई एक्स इंटू 2L। अब तुम इन दोनों को डिवाइड कर दो, देखते हैं क्या आता है। अब आर मैक्स बाय आर मिनिमम में मुझे क्या क्या चीज़ें कटती दिख रही है मैं वो देखूंगा। मुझे कटता दिख रहा है रो, एल, एल और एक्स। बचा क्या? बचा 2 ऊपर और नीचे 1/2। तो ये तो कुछ कुछ 4 लग रहा है, 4 आंसर होगा बेटा इसका। इनकी रेशियो जो आ रही है वो 4 आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ कंडक्टर विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैज डायमेंशन A 2A 4A एज शोन इन फिगर। ठीक है, रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। अच्छा, अब AB कहाँ है? यानी कि R1। मैं हाइलाइटर से बनाता हूँ, रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। अब AB के लिए ध्यान देना होगा आपको कि किस तरीके से हम लेंथ लें और किस तरीके से लें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं, A, 2A और 4A फिगर में। अब यहाँ दिखाई दे रहा है A और 2A R1 के लिए। R1 के लिए रेजिस्टिविटी रो है, R2, R1 और R3 तीनों के लिए रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। जो लेंथ है वो सबसे बड़ी है, 4A। दिखाई दे रहा है आपको? ये देखो, इस वाले के लिए ये लेंथ है और ये लेंथ 4A है, सबसे बड़ी है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A और A से बनेगा। R1 आ गई। अब R2 देखते हैं। R2 में रेजिस्टिविटी तो वही रो रहेगी। लेंथ कितनी है? R2, R2 के लिए क्या दिया इसने? CD, अक्रॉस CD, नीचे से ऊपर। मैं बना के देखता हूँ, ये CD। अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ आ रही है आपकी 2A। ठीक है, मार्कर बदलना, 2A और फिर वही A इंटू 4A। R3, R3 में रो, लेंथ का है भाई EF, मतलब ये अंदर से बाहर की तरफ है, थोड़ा समझना, 3D टाइप चीज़ है ये, ऐसे। तो वहाँ से यहाँ आते वक्त लेंथ है A और नीचे आएगा 2A इंटू 4A। अब दिखाई दे रहा है ये सबसे कम है, ये वाला, तो आप इसको कह सकते हो 2 रो A, और इसको कह सकते हो हाफ रो A, और ये 1/8 रो A। ठीक है, रेशो मांगी होती तो मैं रेशो दे देता, यहाँ रेशो नहीं मांगी, यहाँ ये मांगा है सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, यानी इनके बीच में रिलेशन। मुझे सबसे कम R3 दिख रहा है, उससे ज़्यादा R2 और सबसे ज़्यादा R1, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देर आर 2 concentric spheres of radius A and B respectively। ठीक है, पहले 2 concentric sphere बना लेते हैं। देखो, देर आर 2 concentric spheres A and B
ऑफ रेडियस ए एंड बी, ये लो, ये रहा इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस बी है, ठीक है। आगे क्या चाहता है, इफ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड, अच्छा उसके बीच में एक स्पेस भरा हुआ है, ये भरा हुआ है स्पेस किससे भरा है, ये एक मटेरियल से भरा है जिसकी रेजिस्टिविटी वो दे रहा है आपको रो, ठीक है। तो अगर ये मटेरियल जो भरा हुआ है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है और उसकी वैल्यू को मुझे निकालना हो किसी इनर गैप के लिए, देखो, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द इनर गैप बिटवीन इज व्हाट, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालने की कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो। अब आपको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। तो आप करोगे क्या, अब आप एक काम करो, यहाँ पे एक ये लगाओ, देखो इसको, ये क्या है, बी कट रहा है, ये लो, ये लो, ये है क्या, ये एक ऐसा पार्ट है जो डिफरेंशिएटेड dx चौड़ाई रखता है, dx विड्थ रखता है, और इसका सेंटर से डिस्टेंस भी ले सकते हो आप x, ठीक है। ये चौड़ाई रखता है dx और इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है x। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, x वेरी कर रहा है कहाँ से, जहाँ से चालू होता है आपका ये रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल, यानी कि A से लेके B तक। A से तो शुरू होता है और चलते 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 B तक जाता है, इस बात को समझो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जब मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा अंदर के मटेरियल की, तो मैं ऐसे dx विड्थ वाले कई सारे मटेरियल्स को इंटीग्रेट कर दूंगा। देखो इंटीग्रेट किसको करूँगा, इसको, 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 इन सबको इंटीग्रेट कर दूंगा मैं। आप तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो कि मैं रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ और मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ किसी dr रेजिस्टेंस का, ठीक है, A से लेके B तक। अब वो dr रेजिस्टेंस किसकी है, उस dx चौड़ाई की। वो dx क्या है उसकी विड्थ है, ठीक है। और ये फॉर्मूला लगाओ, R इक्वल्स टू A टू लेकर B तक, रो L बाई A लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पर L क्या है, लेंथ क्या है, वो छोटी सी जो विड्थ है ना dx, वो, और एरिया क्या है, इसका टोटल एरिया बनेगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहोगे 4 पाई r स्क्वायर क्यों लगाया, स्फेयर है ये, मैं दिखाता हूँ कहाँ लिखा है स्फेयर क्वेश्चन में, ये लिखा। ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का, इसी के नंबर कट जाते हैं। पाई r स्क्वायर लगा दिया तो गया क्वेश्चन। अब r क्या बनेगा आपका, A से लेके B तक, मैं पहले इक्वेशन उतार लूँ, रो dx अपॉन में x स्क्वायर, खत्म कहानी, आठ। ये इक्वेशन बनी हमारी। अब यहाँ पर हम रो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे A से लेके B तक, और वो क्या होगा, -x A से लेके B तक, ठीक है। R इज इक्वल्स टू रो 1 माइनस एक्स, ये होना चाहिए। अब ठीक है, -1/x इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूँ, वही जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है 12th में उसके लिए। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, पावर बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होगा, माइनस नीचे वाले से -1 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा x की पावर -1। इसका मतलब होता है 1/x। ज़रा ध्यान दो, A से B तक, तो जो रेजिस्टेंस आई वो आई माइनस ऑफ रो 1/B -1/A। आप चाहो तो माइनस को अंदर ले सकते हो, तो R बन जाना चाहिए
रो 1/a माइनस 1/b। चेक करते हैं ऑप्शन भी है कि नहीं। 4 पाई नहीं है भाई हमारे पास, अच्छा है पीछे था, मैं छोड़ दिया मैंने उसको, यहाँ 4 पाई था। ठीक है, अब चेक करो इस क्वेश्चन को। 4 पाई है हमारे पास, हाँ है, रो है, तो डी ऑप्शन लग रहा है मेरे को इसका करेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को चेक जरूर कर लेना, बड़ा क्वेश्चन है, कहीं मैंने कोई गलत कर दिया हो बीच में, टॉपिक देख लेना। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो बेटा एक बार चेक कर लिया करो। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इनसाइड अ सॉलिड कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, ठीक है, कीपिंग कोलाइडिंग, एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, विथ फिक्स्ड आयन। इफ देर आर एन इलेक्ट्रॉन्स, मान लो वहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन्स है और उनकी वेलोसिटी जो है, एंड द वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3 जो मर्जी रैंडमली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझो। आधे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं, इसका मतलब पता नहीं क्या था। इसका मतलब होता क्या है, ये सबमिशन है, सम कर दो आई इटरेशन का 1 से n तक, बस। अब ये जो आई वैल्यू है इसमें आप जो मर्जी ले सकते हो, जैसे मैंने ये ले लिया, आई की वैल्यू ले ली 1 से 5 तक, और अंदर क्या रखा है ए आई, तो इसका मतलब आप I1 I2 I3 I4 I5 का सम कर दो। तो यहाँ इस क्वेश्चन में यही दिया है। तो ऊपर कहता है जो समीशन है सारी वेलोसिटीज़ का, वो क्या आएगा, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 या नन ऑफ दिस, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो समीशन होता है ना आई 1 से लेकर n तक इनिशियल एनर्जी का, याद रखना वो ये होता है, इनिशियल एनर्जी 1, इनिशियल एनर्जी 2, इनिशियल एनर्जी 3 एंड सो ऑन, और वो 0 ही आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब तक आप बाहर फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तब तक इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर भागते रहेंगे और उनकी जो एवरेज एनर्जी, एवरेज वेलोसिटी आएगी वो 0 आएगी। हाँ, बाहर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो वो सबके सब एक डायरेक्शन में चलने लगेंगे और जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर एंड होता है।